हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को टच करता हुआ, गवर्न करता हुआ आज का हमारा टॉपिक जो हाल ही में बड़ा ही सेंसिटिव, सेंसेशनल या मसालेदार टॉपिक रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए। दोस्तों, आज के हम टॉपिक को अपने बाकी टॉपिक्स की तरह बिना मसाले, बिना सेंसेशनलाइज किए हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लॉ के क्या प्रोविजंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव क्या प्रोविजंस हैं या किस तरीके से मैकेनिज्म, मशीनरी काम करनी चाहिए, उसको बिना गलत या सही की तरफ टिल्ट किए हुए आपके साथ ब्लैंड तरीके से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा पंजाब पुलिस ने जब अरेस्ट किया बीजेपी लीडर श्री तजिंदर सिंह बग्गा को, उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। 3 स्टेट्स की पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो गई। पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया, हरियाणा पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, दिल्ली पुलिस के साथ एक एफआईआर लॉन्च की गई किडनैपिंग को लेके और 2 अलग अलग कोर्ट्स के 2 अलग अलग अरेस्ट वारंट। फाइनली मामला पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में एंड फाइनली द कोर्ट विल सेटल इट आउट। लेकिन आज के डिस्कशन में हम एक एक करके वो की प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सीआरपीसी के डिफरेंट सेक्शंस हो जो एक्चुअली आपको क्लैरिटी देते हैं। उनके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट जो क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इंटर स्टेट अरेस्ट कर रहे हो, मतलब किसी और स्टेट में अरेस्ट कर रहे हो, तो क्या क्या प्रोविजंस आपको फॉलो करने होंगे। दोस्तों, किसी भी वीडियो, किसी भी लेक्चर के रिसोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे। पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? मई 6 सुबह 5 बजे जब बीजेपी लीडर श्री तजिंदर पाल बग्गा को अरेस्ट किया पंजाब पुलिस ने, उसके बाद एक मेजर क्राइसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस के साथ एक केस रजिस्टर किया गया कि तजिंदर पाल बग्गा जी को किडनैप कर लिया गया है पंजाब पुलिस ने। उसका मैसेज रिले किया गया बाकी सब पुलिस फोर्सेस को। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के पंजाब पहुंचने से पहले ही पूरी टीम को इंटरसेप्ट किया और अपने यहां पर पुलिस स्टेशन पे ले आए। उसके बाद नेगोशिएशंस हुए, डिस्कशंस हुए, कई सारे लीगल बैक एंड फोर्थ भी हुए। फाइनली हरियाणा पुलिस ने तजिंदर पाल बग्गा जी को पंजाब पुलिस की कस्टडी से लेके दिल्ली पुलिस की कस्टडी में सौंपा और दिल्ली पुलिस उसको वापस लेके दिल्ली आ गई। जब टीम ट्रांसपोर्ट कर रही थी मिस्टर बग्गा को पंजाब के लिए, उनको डिटेन किया गया हरियाणा पुलिस ने और उनको क्वेश्चन किया गया कि दिल्ली पुलिस के पास जो एफआईआर हुई है, जिसमें दिल्ली के सिटी कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट, ये वारंट जारी किया है तजिंदर पाल बग्गा जी को अपने सामने प्रोड्यूस करने का, उसको एग्जीक्यूट करवाने के डायरेक्शन में, कंप्लायंस में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस से उनको लेके दिल्ली पुलिस को सौंप दिया और शाम तक दिल्ली पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट करके फिर से दिल्ली अपने रेजिडेंस पे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली समझा जाए कि चाहे ये अरेस्ट इंसिडेंट हो या कोई और इंसिडेंट, क्या है वो प्रोसीजर अगर किसी को भी इंटर स्टेट अरेस्ट को कैरी आउट करना हो। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पुलिस किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? किसका सब्जेक्ट है? पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का इसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की यही इंटेंशन रही कि स्टेट पुलिस का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो अपने स्टेट तक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लिमिटेड होगा। मतलब ब्रॉडली लॉ की मंशा, इंटेंट यही रही कि मान लीजिए अगर आपके स्टेट में कोई क्राइम करता है तो आपके स्टेट में आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, इंटरोगेट कर सकते हैं, अपने कोर्ट्स में उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी हो सकता है एक स्टेट की पुलिस को जरूरत पड़ जाए कि किसी और स्टेट में जाके उसको इंटरोगेट करना पड़े, हो सकता है उसको नोटिस देना पड़े एंड हो सकता है उसको अरेस्ट भी करना पड़े। और यह काम आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो आप एक वारंट इशू करवा सकते हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से, और दूसरा जो आपके लिए नई चीज होगी, आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के भी, और सिर्फ आपकी ही स्टेट में नहीं, किसी भी और स्टेट में। लेकिन अगर आप बिना वारंट के अरेस्ट करने जाते हैं किसी और स्टेट में, तो आपको वहां की जो लोकल स्टेट पुलिस होगी उसको डेफिनेटली इंफॉर्म करना होगा।
अरेस्ट के बारे में, ताकि क्योंकि उनका लोकल जुरिस्डिक्शन है, उनको आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको आप फॉर्मली इन्फॉर्म करेंगे और दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दोनों स्टेट्स की पुलिस पूरे एफर्ट ऑपरेशन को अंजाम देंगी। कई बार यह भी होता है कि जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाके अरेस्ट करती हैं, और इस बार अभी का जो इवेंट रहा, जो इतना लाइमलाइट में बना रहा, पहली बार नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सके हैं। जनरली दोनों पुलिस फोर्सेस बहुत टेंडम में वर्क करती हैं, एक दूसरे को असिस्ट करती हैं, मदद करती हैं। चंदौली से पुलिस जाती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, चंदौली से कई बार पुलिस जाती है बिहार में, चंदौली से पुलिस हो सकता है दिल्ली जाए, डिफरेंट क्राइम्स को परस्यू करने के लिए, हो सकता है कोर्ट वारंट के साथ, हो सकता है बहुत सारे केसेस में बिना वारंट के भी। अब मान लीजिए अगर आप किसी अरेस्ट वारंट के साथ जाते हैं और आप अरेस्ट करते हैं किसी और स्टेट में, तो आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। अब क्वेश्चन यह आ जाता है कि अरेस्ट करने से पहले आप इन्फॉर्म करेंगे, अरेस्ट करने के बाद आप इन्फॉर्म करेंगे। तो इसमें प्रोसीजर में कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। आप चाहें या एज ए गुड जेस्चर, एज एन एटिकेट, एज ए गुड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, पहले अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो लोकल पुलिस को भी पहले से पता रहेगा, वो भी प्रिपेयर्ड रहेंगे, हो सकता है आपको असिस्ट भी कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने से आपका जो ऑपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं हो सकता है वहां से चला जाए, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए, या हिंड्रेंस हो सकती है लोकल पुलिस द्वारा, तो ऐसा कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है कि आपको लोकल पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। आप पहले ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लॉ की बात हो जाए कि लॉ क्या कहता है इंटरस्टेट अरेस्ट के बारे में। जो पावर्स हैं पुलिस की किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की किसी भी दूसरे स्टेट में, यह अनफॉर्चुनेटली क्लियरली डिफाइंड नहीं है, खास तौर से जब बिना वारंट की अरेस्ट हो। जो सेक्शन 48 है सीआरपीसी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो पुलिस को ऐसी पावर्स देते हैं, लेकिन क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ये सीआरपीसी क्लियरली डिफाइन नहीं करती। जैसे जो सेक्शन 48 है, जो पुलिस को पावर देते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ जाए, किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा किसी और स्टेट में जाके, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं, चेज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट सेक्शन 48 ये भी कहते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके लिए आप ऑथोराइज्ड अरेस्ट करने के लिए, उसको आप परस्यू कर सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। और ये हमेशा डिबेट में रहा है कि जो परस्यू वर्ड है इसका क्या मतलब है। परस्यू का मतलब है कि आप दूसरे स्टेट में चेज करते हुए एंटर कर जाएं, या परस्यू का मतलब है कोई किसी और स्टेट में रह रहा हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, तो आप यहां से वहां जाकर बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा सेक्शन 48। अब सेक्शन 79, जो सेक्शन 79 है सीआरपीसी का, वो डील करता है इंटरस्टेट अरेस्ट, लेकिन इस केस में अगर आपके पास कॉम्पिटेंट कोर्ट का वारंट है। मतलब सेक्शन 48 सीआरपीसी का बिना वारंट अगर आप अरेस्ट करने जाते हैं आपको पावर देता है, लेकिन प्रोसीजर क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 79 किसी भी पुलिस ऑफिसर, स्टेट पुलिस को यह पावर देता है सीआरपीसी का कि अगर आप किसी और स्टेट में अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अरेस्ट वारंट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसको इश्यू किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। और सेक्शन 48 में कोई डिटेल प्रोसीजर लेड आउट नहीं है। मतलब अगर आप बिना वारंट के अरेस्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन सेक्शन 79 जो सीआरपीसी का है, जिसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा इश्यूड अरेस्ट वारंट के कंप्लायंस में आप किसी को अरेस्ट करने चाहते हैं, तो उसके लिए डिटेल प्रोसीजर आपको दिए हुए हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी केस के अंदर अगर आपको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करने के बाद कोई भी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो उसके समक्ष आपको प्रेजेंट करना होगा जिसको भी आपने अरेस्ट किया है। जैसे मिस्टर बग्गा का जो केस रहा, उसमें पंजाब पुलिस ने उनको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया, ऐसा न्यूज़पेपर्स में देखा गया है। क्या पंजाब पुलिस के पास पावर थी बिना अरेस्ट वारंट के उनको अरेस्ट करने की? बिल्कुल अरेस्ट करने की उनके पास पावर थी अंडर सेक्शन 48 ऑफ सीआरपीसी। अब प्रेजेंट केस में पंजाब पुलिस ने कहा कि मिस्टर बग्गा को 5 समन हमने दिए कि आप आइए और आप हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए, और यह सब उन्होंने किया एक केस जो रजिस्टर किया गया कि उन्होंने डेथ थ्रेट्स दी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और वो क्वेश्चनिंग के लिए भी लगातार अवेलेबल नहीं हो रहे थे।
इस वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और हमें उन्हें अरेस्ट करना ही पड़ा। अब ये तो बात रही सीआरपीसी की, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 22(2) भी क्लियरली कहता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, उसको कस्टडी में डिटेन किया जाएगा, तो सबसे जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या पुलिस को 24 घंटे के अंदर। और ये जो 24 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसमें वो टाइम आप इंक्लूड नहीं करेंगे जो टाइम उसको अरेस्ट से मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक ले जाने में लगता है। उस टाइम को आप हटा देंगे। उसके अलावा 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी पर्सन 24 घंटे के बाद आप डिटेन नहीं रख सकते, अरेस्ट नहीं रख सकते बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के। इसके अलावा जो सेक्शन 56 है सीआरपीसी का और सेक्शन 57 है, दोनों सेक्शंस भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(2) है, उसके जो प्रोविजंस हैं कि 24 आवर्स में आपको किसी भी डिटेन्ड अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसी बात को फिर से रीइटरेट करते हुए दिखाई देते हैं। अब कोर्ट्स ने कैसे इंटरप्रेट किया है, खासतौर से इंटर स्टेट अरेस्ट के प्रोसीजर्स को लेके, कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अरेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। इसमें लैंडमार्क जजमेंट समझा जाता है 2019 का, और यह जो जजमेंट है संदीप कुमार वर्सेस द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस, जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इश्यू की कि अगर आप इंटर स्टेट अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर, क्या लॉज, क्या रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई भी पुलिस ऑफिसर सबसे पहले किसी और स्टेट में अरेस्ट करना जाने चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस में, तो सबसे पहले अपने सुपीरियर से उन्हें परमिशन लेनी होगी, या तो वो राइटिंग में लें या फोन पे भी वो परमिशन ले सकते हैं कि उनको परमिशन दी जाए कि वो किसी और स्टेट में जाके किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकें। साथ ही साथ उनको रीजंस को भी इन राइटिंग रिकॉर्ड करना होगा कि क्यों वो अरेस्ट करना चाहते हैं, कब अरेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें कोशिश करनी होगी कि अगर उनको एक अरेस्ट वारंट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से मिल जाए तो सबसे अच्छा वो होगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंट केस है जिसमें आपके पास टाइम नहीं है, इमरजेंसी ऐसी है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो आप बिना किसी कोर्ट के अरेस्ट वारंट के भी, बिना अरेस्ट वारंट के जाके अंडर सेक्शन 48 ऑफ सीआरपीसी अरेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन जाने से पहले जो पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना होता है, उसकी एक जीडी एंट्री होती है, डेली डायरी होती है, जिसमें हर चीज रिकॉर्डेड होती है, पुलिस थाने में क्या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्चर एंट्री करेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट में अरेस्ट करने के लिए यहां से रवाना हो रहा हूं। मान लीजिए चंदौली से, बनारस से, लखनऊ से आप बिहार जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, उसकी एंट्री आप प्रॉपर्ली करेंगे ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहे कि एक्चुअली आप दूसरे स्टेट में अरेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए वहां से डिपार्ट कर रहे हैं। अब दूसरे स्टेट जब आप विजिट करेंगे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके साथ आप कांटेक्ट स्टैब्लिश करें, क्योंकि वहां पर उनका लोकल ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट करता है, और उनके साथ मिलकर आप इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करें और ऑपरेशन को अंजाम दें। साथ ही साथ आप जब भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जो भी एफआईआर आपके पास है जिसके बेसिस पे आप अरेस्ट कैरी आउट करना चाहते हैं, जो भी कंप्लेंट आपके पास लॉन्च्ड है जिसके बेसिस पे आप अरेस्ट करना चाहते हैं, उसकी आप ट्रांसलेटेड कॉपीज भी साथ में लेके जाएंगे जिस स्टेट में आप जा रहे हैं अरेस्ट करने, उसकी लैंग्वेज में। मान लीजिए आप पंजाब से जा रहे हैं तमिलनाडु में, तो आपको पंजाबी में हो सकता है एफआईआर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में रहे, उसकी कॉपीज आप तमिल में ट्रांसलेट करवाएंगे, अपने साथ वहां कॉपीज लेके जाएंगे ताकि लोकल पुलिस स्टेशन पे आप वो दे सकें, समझ सकें कि इनके खिलाफ ऑलरेडी एक केस दर्ज है, इस वजह से इनके खिलाफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया जाना जरूरी है। सिमिलरली अगर आप यूपी से जाएंगे कर्नाटक में तो आपको कन्नड़ में ले जाना पड़ेगा, कर्नाटक की पुलिस अगर आती है यूपी में तो आपको हिंदी में उस एफआईआर कंप्लेंट की कॉपी लानी पड़ेगी। और जब आप दूसरे स्टेट पहुंच गए तो आपको कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन को आपको अपनी विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी और उनका असिस्टेंस, उनकी कॉपरेशन आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। जो भी कंसर्न एसएचओ हैं, जो लोकल पुलिस स्टेशन जिस स्टेट में आप गए अरेस्ट करने के लिए, उनको कोशिश करनी होगी कि पूरा लीगल असिस्टेंट जो भी विजिटिंग टीम है दूसरे स्टेट के उसको दें। और जो लोकल पुलिस स्टेशन है जिसके जुरिसडिक्शन में आप अरेस्ट कैरी आउट करेंगे, उनको भी अपने रिकॉर्ड्स में इसकी एंट्री करनी होगी। और जब आपने अरेस्ट कर लिया, आप वापस आ रहे हैं, तो जब आप आ रहे हैं पुलिस स्टेशन
को छोड़कर तो जो भी पुलिस ऑफिसर हैं उनको लोकल पुलिस स्टेशन को एक बार फिर विजिट करना होगा और उनकी डेली डायरी में एक एंट्री लिखनी होगी कि हम यहां आए, आपके कॉर्पोरेशन से हमने अरेस्ट किया और अब हम यहां से डिपार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जिसको आपने अरेस्ट किया उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, एक से ज्यादा लोग हैं तो उनकी भी सारी डिटेल्स, जिनको आप स्टेट से बाहर ले जा रहे हैं अपने स्टेट में अरेस्ट करके, उनकी भी डिटेल्स को आपको उस लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज करनी होंगी। गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि पुलिस को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा है तो बीच में एक ट्रांजिट रिमांड वो ले लें। आपने किसी को भी अरेस्ट किया, मान लीजिए यूपी पुलिस, चंदौली पुलिस ने किसी को मान लीजिए अरेस्ट किया तमिलनाडु में, तो उसको यहां लाते लाते बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए बीच में ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करके एक ट्रांजिट रिमांड ले लिया जाए। ट्रांजिट का मतलब आप मूवमेंट में हैं, तो ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(2) है, साथ ही साथ सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 56 और 57 जो कहते हैं कि 24 आवर्स में ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, वो किसी भी तरह से वॉयलेट ना हो। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट में भी या बीच के किसी स्टेट में भी ट्रांजिट रिमांड आप वहां से ले लेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना अपनी लोकल स्टेट में। लेकिन साथ ही साथ गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी है जिसमें ट्रांजिट रिमांड पॉसिबल नहीं है, कोई इमरजेंसी एक्सीडेंसी है, तो उस केस में हो सकता है आप ट्रांजिट रिमांड ना भी लें, तब भी उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। और जब आप अरेस्ट करने गए, आपने अरेस्ट किया, लोकल पुलिस की असिस्टेंस ली, वहां पे एंट्री की, सारी डिटेल्स आपने की, ट्रांजिट रिमांड ली या नहीं ली, उसके बाद जब अपने पुलिस स्टेशन आप पहुंच गए तो आपने जब डिपार्चर एंट्री की थी अपने पुलिस स्टेशन में, मान लीजिए चंदौली की पुलिस की, तो चंदौली की पुलिस, मान लीजिए कि दिल्ली किसी को अरेस्ट करनी है तो पहले चंदौली चकिया के पुलिस स्टेशन में एंट्री होगी, अरेस्ट करके आप लाए तो फिर से अराइवल एंट्री आपको करनी पड़ेगी कि जो पुलिस टीम अरेस्ट करनी गई थी वो पुलिस टीम अब आ चुकी है। इसके अलावा जो आपने इन्वेस्टिगेशन की, जिसको आप अरेस्ट करके लाए, उनके नाम, एड्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजों को भी आप अपनी ये जो डेली डायरी है या जीडी, जनरल डायरी जिसको बोला जाता है, उसकी लॉग बुक आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई व्हीकल ले जाते हैं या जिस व्हीकल में आप उसको लाते हैं अक्यूज्ड को दूसरे स्टेट में, उसकी लॉग बुक को भी आप मेंटेन करेंगे, उसकी डिटेल्स को भी आप मेंटेन करेंगे। गाइडलाइंस अगर मान लीजिए अर्जेंट केसेस होते हैं, इमरजेंसीज होती हैं, उनके लिए एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड करती हैं कि मान लीजिए अगर पुलिस को लगता है कि अगर हमने अपनी दूसरे स्टेट की पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी, अपने काउंटर पार्ट्स को प्लान के बारे में बता दिया, तो हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए केस, हो सकता है उनकी मिली भगत हो सकता है वो छूट जाए, भाग जाए। तो ऐसे केसेस में अगर आप चाहें, इमरजेंसी के केसेस में अगर इंटरेस्ट में है ये इन्वेस्टिगेशन के, तो हो सकता है आपको फीजिबल ना लगे लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना, तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अरेस्ट करने के बाद आप उसको लोकल पुलिस स्टेशन की डायरी एंट्री में लिखेंगे और लोकल पुलिस स्टेशन को अरेस्ट के बाद आप इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म तो आपको करना ही होगा, इमरजेंसी है तो बाद में करिए। अगर अरेस्ट वारंट आपके पास है, इमरजेंसी नहीं है, आपको लगता है लोकल पुलिस कोऑपरेट करेगी, तो अरेस्ट करने से पहले उनके साथ मिलकर अरेस्ट को अंजाम दीजिए। अब क्वेश्चन यह है कि गाइडलाइंस तो काफी डिटेल में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किस हद तक इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है बाय पुलिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो पुलिस सोर्सेज का कहना है कि ज्यादातर केसेस में ये जो गाइडलाइंस हैं इनको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिविएशन हो, लेकिन इन जनरल एज ए प्रिंसिपल सभी स्टेट्स की पुलिस इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। और जब भी किसी स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने जाती है तो लोकल पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करती है, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो जाए, कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लोकल पुलिस को पता है, लोकल पुलिस थाने को पता है, तो वो उनकी मदद कर सकती है सिचुएशन को हैंडल करने में। सिर्फ ऐसे ही केसेस में वो हो सकता है इन्फॉर्म ना करें जब उन्हें लगे कि पूरा ऑपरेशन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर मैं लोकल पुलिस को लूप में रखूंगा या उनको इन्फॉर्म करूंगा। और ऐसे केसेस में हो सकता है आप बिफोर हैंड उनको इन्फॉर्म ना करें, आप अरेस्ट कर लें, उसके बाद आप उनको लेकिन बाद में जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो जनरली इश्यूज ऐसे अराइज नहीं होते। प्रॉब्लम्स उन्हीं केसेस में हो सकता है आपको देखने को मिले जो कंटेंशियस हो या पॉलिटिकली सेंसिटिव हो। कई बार यह भी होता है कि अगर आपने किसी स्टेट में अक्यूज को अरेस्ट किया या उसको वहां से उठा लिया, तो दोनों पुलिस के बीच में इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाती है, जिसके थ्रू पूरे ऑपरेशन को मैनेज भी किया जाता है। ये प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं जो मुझे लगता है सभी एक्सपर्ट्स का इस बारे में यूनानिमस व्यू है। कई बार यह भी कहा जाता है कि मान लीजिए कोई जेन्युइन क्रिमिनल है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट ही है,
क्लियर आइडेंटिटी है कि टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एंटी नेशनल है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो कोई भी पुलिस कभी ज्यूरिसडिक्शन और इन टेक्निकलिटीज में फंसेगी नहीं। सारी पुलिस फोर्स हमारी बिल्कुल एक दूसरे का कॉपरेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी। अब ये जो फेमस संदीप कुमार केस रहा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो फेमस संदीप कुमार केस रहा, इसमें जो गाइडलाइंस इशू की ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, ये क्लासिक एग्जांपल माना जाता है कि किस तरीके से पुलिस हो सकता है अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके काम करे, हो सकता है जो प्रोसीजर लेड आउट है उनको प्रॉपर्ली फॉलो ना करे, और हो सकता है पुलिस फोर्सेस के बीच में इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जिसके थ्रू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए। तो ये जो केस है ये कोर्ट किया जाता है यूपी और दिल्ली की पुलिस के बीच में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि ये जो मैटर है इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्लियरली ऐसा लगता है कि दोनों पुलिस फोर्सेस की कहीं ना कहीं गलती इसमें देखी गई। जैसे जो मिस्टर संदीप कुमार रहे, एक जेएनयू के एम्प्लॉय थे, उनकी वाइफ थी जो निशा थी, इनको एप्रीहेंड किया, अरेस्ट किया यूपी पुलिस ने जेएनयू के यूनिवर्सिटी कैंपस से 2018 में। मिस्टर संदीप कुमार एक हिंदू थे जिन्होंने निशा जो कि एक मुस्लिम है उनके साथ शादी की, और निशा जो कि मुस्लिम थी उनकी फैमिली को यह शादी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की किडनैपिंग की एक एफआईआर करवाई यूपी पुलिस के पास। यूपी पुलिस ने संदीप को अरेस्ट किया और निशा को उन्होंने उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद संदीप कुमार ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के एक रिट पिटीशन फाइल की, और उन्होंने कहा कि आप मेरी वाइफ को बुलाइए और मुझे वापस सौंपिए क्योंकि हम लीगली मैरिड हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसके चेयरमैन रहे जस्टिस एसपी गर्ग, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर कमलजीत देओल जो पहले दिल्ली पुलिस के साथ काम कर चुके हैं। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों एक तरीके से प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हुए देखे गए। यह भी कहा जाता है कि इंटरस्टेट अरेस्ट हुआ लेकिन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया लेकिन यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया लोनी बॉर्डर पे, ऐसा ऑफिशियली दिखाया गया। इसके बाद ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइंस इशू किए ताकि ऐसी सिचुएशन फिर अराइज ना हो। कुछ और बड़े हाईलाइटेड मामले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रहे दिशा रवि, बार बार डिस्कशन आता है जब भी इंटरस्टेट अरेस्ट का कोई भी मामला उठकर सामने आता है, और इस पर्टिकुलर मामले में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया मिस्टर दिशा रवि जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। कहां पर? बेंगलुरु में। और यह केस रहा एक टूल किट के सर्कुलेशन को लेकर, जो फार्मर प्रोटेस्ट हुई दिल्ली में 2021 में, उस केस से रिलेटेड। बेंगलुरु पुलिस को शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया। अरेस्ट होने के बाद अपनी कस्टडी में लेने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को इन्फॉर्म किया, और बेंगलोर को जब यह बात पता चली तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी उस वक्त देखे गए दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के अगेंस्ट। उसी साल 60 साल जिनकी सीनियर सिटीजन जिनकी एज थी चेन्नई में, मनमोहन मिश्रा, उनको यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया और उन पे एलिगेशन था कि उन्होंने ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स दिए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करके। और पिछले ही महीने जब मिस्टर बग्गा का एपिसोड लाइमलाइट में आया तो लोगों ने गुजरात के एमएलए श्री जिग्नेश मेवानी का जो अरेस्ट रहा असम पुलिस द्वारा, उसको भी कोट करना शुरू किया, और मिस्टर जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट किया गुजरात में असम पुलिस ने उनकी सोशल मीडिया रिलेटेड पोस्ट, उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज थी उससे रिलेटेड केस में। गुजरात पुलिस ने कहा कि जब असम पुलिस ने अरेस्ट किया गुजरात के एमएलए मिस्टर जिग्नेश मेवानी, तो इस बारे में गुजरात पुलिस को किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। उनको पालनपुर सर्किट हाउस जो कि बनसंकटा डिस्ट्रिक्ट में है वहां से अरेस्ट किया गया। उसके बाद गुजरात पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। वहीं बनसंकटा जो एसपी हैं अक्षयराज मकवाना, उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने पहले ही गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मिस्टर मेवानी की अरेस्ट करने वो आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक एफआईआर लॉन्च्ड है असम में। प्रोसीजर ये कहता है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है पालनपुर, उसको इसके बारे में सूचना देनी चाहिए थी। सिमिलरली 2013 में दिल्ली पुलिस ने एक फॉर्मर हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट रहे लियाकत शाह, उनको अरेस्ट किया इंडो नेपाल बॉर्डर से यूपी में, और उनके पास काफी सारे आर्म्स, एम्यूनिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा भी मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि ये
जो फॉर्मर हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट है लियाकत शाह, ये शायद एक टेरर अटैक कैरी आउट करने वाले थे दिल्ली में। लेकिन बाद की जो इन्वेस्टिगेशंस रही बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने दिल्ली पुलिस के इस 2013 के क्लेम को झूठा पाया, मनगढ़ंत पाया। और एनआईए ने यह भी कहा कि अगर हिजबुल मुजाहिदीन के जो मिलिटेंट रहे पहले लियाकत शाह, उनको जब अरेस्ट किया यूपी से, तो क्यों उन्होंने यूपी के ही किसी कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस नहीं किया। यह वॉयलेशन माना जाएगा आर्टिकल 22(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली अब जो एपिसोड रहा है, इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसे कहा जाए कि 3 स्टेट्स की पुलिस को आमने सामने होना पड़ा। और एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक्ट है, वो एनआईए को बाय डिफॉल्ट पावर देता है कि पूरे कंट्री में जहां भी जाएं ऑपरेशन कर सकते हैं। पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन एनआईए के पास है। वहीं सीबीआई से रिलेटेड जो हमने पहले लेक्चर डिलीवर किया, उस केस में सीबीआई के पास जनरल कंसेंट होना चाहिए उस स्टेट का, तभी सीआईबी ऑपरेट कर सकती है। एनआईए को ऐसे जनरल कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन जो नॉर्मल केसेस होते हैं, रेगुलर केसेस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, जिसमें एनआईए, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, स्टेट पुलिस इन्वॉल्व होती है, अगर इस तरह के इंसिडेंट्स और बढ़ते चले गए तो कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके ऑपरेशन को लेके भी एक बड़ा डिफिकल्ट सी सिनेरियो क्रिएट हो सकती है। बट लाइक ए मैच्योर डेमोक्रेसी, लाइक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंडिया की जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोसेस है, दैट हैज फाइनली स्टार्टेड टू रोल। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को अपने पास में ले लिया है, फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे कि ऐसे केसेस को किस तरीके से डील किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी अनटुवर्ड या ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट ना हो सके। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।